साथियों, मैं आप सभी से एक और महत्वपूर्ण बिंदु की भी चर्चा करना चाहता हूं। आप भली भांति जानते हैं कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना देश का विकास, देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास सफल नहीं हो सकता। लेकिन हमने देखा है कि एनवायरमेंट क्लियरेंस के नाम पर देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को कैसे उलझाया जाता था। आप जिस जगह पे बैठे हैं ना, ये एकता नगर में, ये हमारी आंखें खोलने वाला उदाहरण है। कैसे अर्बन नक्सलों ने, विकास विरोधियों ने इस इतने बड़े प्रकल्प को, सरदार सरोवर डैम को रोक के रखा था। आपको जानकर के हैरानी होगी साथियों, ये जो सरदार सरोवर डैम एकता नगर में आप बैठे हैं ना, इतना बड़ा जलाशय देखा होगा आपने, इसका शिलान्यास देश आजाद होने के तुरंत बाद किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पंडित नेहरू ने शिलान्यास किया था। लेकिन सारे अर्बन नक्सल मैदान में आ गए, दुनिया के लोग आ गए, अपप्रचार किया, ऐसा ये पर्यावरण विरोधी है, यही अभियान चलाया और बार बार उसको रोका गया। जो काम की शुरुआत नेहरू जी ने की थी, वो काम पूरा हुआ मेरा आने के बाद। बताइए कितना देश का पैसा बर्बाद हो गया। और आज वही एकता नगर पर्यावरण का तीर्थ क्षेत्र बन गया। मतलब कितना झूठ चलाया था। और ये अर्बन नक्सल आज भी चुप नहीं है, आज भी उनके खेल खेल रहे हैं। उनके झूठ पकड़े गए, वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब उनको अब राजनीतिक समर्थन मिल जाता है कुछ लोगों का। साथियों, भारत में विकास को रोकने के लिए कई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन भी, कई फाउंडेशन भी ऐसे बड़े पसंद आने वाले विषय पकड़ करके तूफान खड़ा कर देते हैं और ये हमारे अर्बन नक्सल उसको माथे पर लेकर के नाचते रहते हैं और हमारी यहां रुकावट आ जाती है। पर्यावरण की रक्षा के संबंध में कोई कॉम्प्रोमाइज न करते हुए भी संतुलित रूप से विचार करके हमें ऐसे लोगों की साजिशों को, जो वर्ल्ड बैंक तक को प्रभावित कर देते हैं, बड़े बड़े जुडिशरी को प्रभावित कर देते हैं, इतना अपप्रचार कर देते हैं, चीजें अटक जाती है। मैं चाहता हूं कि हमें इन सारे विषयों में एक बड़ा होलिस्टिक अप्रोच अपना कर आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, हमारा प्रयास होना चाहिए कि बेवजह पर्यावरण का नाम लेकर ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में कोई बाधा ना खड़ी करे। कैसे बाधा बनती है मैं उदाहरण देता हूं। मैं गुजरात में पानी का संकट हमेशा रहता है। 10 साल में 7 साल अकाल के दिन रहते थे, तो हमने चेक डैम का बड़ा अभियान चलाया। हम चाहते थे फॉरेस्ट में भी पानी का प्रबंध हो, तो हम फॉरेस्ट में पर्वत की जो ढलान होती है उस पर छोटे छोटे, यानी डाइनिंग टेबल जितने छोटे 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 तालाब बनाना, बहुत छोटे तालाब, 10 फुट लंबे हो, 3 फुट चौड़े हो, 2 फुट गहरे हो, और उसके पूरे लेयर बनाते जाना, ऐसे हमने सोचा। आप हैरान होंगे, एनवायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने मना कर दिया। अरे मैंने कहा भाई ये पानी होगा तभी तो तुम्हारा फॉरेस्ट बचेगा। आखिरकार मैंने उनको कहा अच्छा मैं फॉरेस्ट विभाग को पैसे देता हूं, आप चेक डैम बनाइए, पानी बचाइए और जंगलों को ताकत दीजिए। तब जाकर के बड़ी मुश्किल से मैं वो काम कर पाया था। मतलब हम एनवायरमेंट के नाम पर फॉरेस्ट में भी अगर पानी का प्रबंध नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। साथियों, हमें याद रखना है कि जितनी तेजी से एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलेगी उतना ही तेजी से विकास हो, और कॉम्प्रोमाइज किए बिना ये हो सकता है। मुझे बताया गया है, आप सभी राज्यों के लोग बैठे हैं, आज की तारीख में एनवायरमेंट क्लियरेंस के 6000 से ज्यादा काम आपके मंत्रालयों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसी तरह फॉरेस्ट क्लियरेंस के भी करीब करीब 6500 प्रोजेक्ट, उनकी एप्लीकेशन आपके टेबलों पर लटकी पड़ी हुई है। क्या साथियों, आज के आधुनिक युग में
अच्छा, वो भी 3 महीने के बाद क्लियरेंस मिलेगा, 6, तो कारण कुछ और है। हमें बिल्कुल कोई पैरामीटर तय करने चाहिए, निष्पक्ष भाव से करना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करते हुए क्लियरेंस में देने में गति लानी चाहिए। हमने रुकावट नहीं बनना चाहिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं, पेंडेंसी की वजह से हमारे प्रोजेक्ट लोगों को फायदा नहीं होता है, खर्च भी बढ़ जाता है, समस्याएं बढ़ जाती हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए पेंडेंसी कम से कम हो और जेन्युइन केस में ही पेंडेंसी हो, तेजी से क्लियरेंस मिले। इसे लेकर हमें एक वर्क एनवायरनमेंट को भी बदलने की जरूरत है। जो एनवायरनमेंट रक्षा की हम बात करते हैं ना, तो वर्क एनवायरनमेंट भी बदलना पड़ेगा। मैंने अक्सर देखा है कि जिस प्रोजेक्ट को लंबे समय से एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं मिल रही है, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल रही है, तो मैंने देखा है कि राज्य सरकारें मुझे चिट्ठियां लिखती है। कभी भारत सरकार के डिपार्टमेंट मुझे चिट्ठियां लिखते हैं कि फलाने राज्य में अटका हुआ है, कोई राज्य वाला कहता है भारत सरकार में अटका हुआ है। मैं उन ऐसे प्रोजेक्ट को प्रगति के अंदर लाता हूं और मैं हैरान हूं, जैसा ही वो प्रगति में आ जाता है, फटाफट राज्यों में भी केंद्र में भी क्लियरेंस शुरू हो जाता है। मतलब अगर एनवायरनमेंट के इश्यू होते तो क्लियरेंस नहीं होता। तो कोई न कोई ऐसी बातें हैं, ढीलापन है, वर्क कल्चर ऐसा है जिसके कारण हमारी गड़बड़ हो रही है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें सबने मिलकर के, चाहे केंद्र हो या राज्य हो या स्थानीय स्वराज्य हो, ये डिपार्टमेंट हो आज वो डिपार्टमेंट हो, मिलकर के काम करेंगे तो ऐसी कोई रुकावटें नहीं आएगी। अब आप देखते हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। परिवेश पोर्टल आप सबने देखा होगा। परिवेश पोर्टल पर्यावरण से जुड़े सभी तरह के क्लियरेंस के लिए सिंगल विंडो माध्यम बना है। ये ट्रांसपेरेंट भी है और इससे अप्रूवल के लिए होने वाली भागदौड़ भी कम हो रही है। 8 साल पहले तक एनवायरमेंट क्लियरेंस में जहां 600 से ज्यादा दिन लग जाते थे, याद रखो दोस्तों, पहले 600 दिन से ज्यादा समय लग जाता था क्लियरेंस में। आज टेक्नोलॉजी की मदद से उससे ज्यादा अच्छे ढंग से, साइंटिफिक तरीके से काम होता है और सिर्फ 75 दिन के अंदर काम पूरा हो जाता है। पर्यावरण स्वीकृति देने में हम नियमों का भी ध्यान रखते हैं और उन क्षेत्रों के लोगों के विकास को भी प्राथमिकता देते हैं। यानी ये इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। आपको मैं एक और उदाहरण देता हूं। अभी कुछ सप्ताह पहले ही केंद्र सरकार ने दिल्ली में प्रगति मैदान टनल को देश को समर्पित किया है। इस टनल की वजह से दिल्ली के लोगों की जाम में फंसने की परेशानी कम हुई है। प्रगति मैदान टनल हर साल 55 लाख लीटर से ज्यादा ईंधन बचाने में भी मदद करेगी। अब ये पर्यावरण की रक्षा है। इससे हर साल करीब करीब 13,000 टन कार्बन एमिशन कम होगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इतने कार्बन एमिशन को कम करने के लिए हमें 6 लाख से ज्यादा पेड़ की जरूरत पड़ती। यानी डेवलपमेंट के उस काम ने पर्यावरण की भी रक्षा की। यानी फ्लाईओवर हो, सड़कें हो, एक्सप्रेसवे हो, रेलवे प्रोजेक्ट्स हो, इनका निर्माण कार्बन एमिशन कम करने में उतनी ही मदद करता है। क्लियरेंस के समय हमें इस एंगल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।